हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव का पाठ हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी, जो अंतराल पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पाठ में मकबूल फिदा हुसैन साहब के जीवन चरित्र के विषय में बताया गया है कि किस तरह एक कलाकार विकसित होता है और कलाकार को विकसित करने में उसके माता पिता का और उसके शिक्षकों का कितना बड़ा हाथ होता है। इस वीडियो में सर्वप्रथम पाठ का मैं संक्षेप में परिचय दूंगी, फिर पाठ की समरी पर चर्चा करूंगी, वो समझाऊंगी और अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ में, इस लेख में सुप्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब का संक्षेप में जीवन परिचय दिया गया है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी का पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है। छात्रों, ये जो पाठ है ये दो रूप में है, जिसमें पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है और दूसरा अंश है रानीपुर बाजार। ये दोनों ही अंश उनके जीवन की घटनाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। और जो पहला भाग है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ये उनके छात्र जीवन से जुड़ा हुआ है और इससे पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि किस तरह उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे और उनकी प्रतिभा सबके सामने आई। दूसरा अंश रानीपुर का बाजार है, जहां हुसैन ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मन तो कलाकार का था और परिवार के लोग उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि वे पारिवारिक व्यवसाय को अपनाएं, परंतु हुसैन साहब का मन तो कलाकार का मन था, तो इसलिए वे चित्रकारी करते रहे वहां पर भी और उनकी प्रतिभा को उनके पिताजी ने पहचाना और उनकी रोशन ख्याली ने हुसैन को एक महान चित्रकार बनाकर प्रसिद्धि दिलाई। पाठ का उद्देश्य। हर पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस पाठ का क्या उद्देश्य है, संक्षेप में समझ लेते हैं। जिस प्रकार एमएफ हुसैन के पिता तथा शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सहयोग प्रदान किया, उनका मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार अभिभावक और शिक्षक यानी पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यता से रूबरू होना चाहिए और उसकी अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उसके विकास में उसे सहयोग प्रदान करना चाहिए, ताकि उसका उज्जवल भविष्य हो सके और उसका मार्ग प्रशस्त हो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व की आधारशिला है। अब प्रस्तुत है पाठ का सारांश, उसकी समरी। दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता था। बच्चों, यहाँ पाठ जब शुरू होता है तो इसमें बताया गया है कि हुसैन साहब को अपने दादा से विशेष लगाव था और दादा की कुछ समय बाद जब मृत्यु हो गई तो वो दादा के कमरे में ही बंद रहते थे। उनकी चीजों से बहुत उनको लगाव था, उनके बिस्तर में ही सोते थे। तो हुसैन साहब बच्चे थे और बड़े गुमसुम रहने लगे। उनके पिता को इस बात से चिंता हुई कि वे बच्चा गुमसुम रह रहा है और इस तरह से जिस तरह से और बच्चे हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, उस तरह से ये नहीं है बच्चा। तो इसीलिए उनके अब्बा ने उन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। जब ये बोर्डिंग में गए तो वहां इनके 5 मित्र बने। ये कुल 6 मित्रों का ग्रुप बना, जिनके नाम थे, इनके मित्रों के नाम मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, अरशद, हामिद कंबर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फिदा और मकबूल। ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त बने। सभी दोस्त अलग अलग क्षेत्र में रुचि रखते थे। किसी को गाना सुनना पसंद था, किसी को व्यायाम करना पसंद था, कोई गाने और खाने पीने की चीजों का शौकीन था, तो किसी को बातें करने में बड़ा मजा आता था, बातें करने के शौकीन था। होता ये, जितने भी बच्चे होते हैं हर व्यक्ति का अपनी अलग पहचान होती है, उसी तरह से इन सब मित्रों की भी अलग पहचान थी, अलग इनके शौक थे। सभी में 2 साल तक तो बहुत दोस्ती रही। फिर जिस तरह से सबके शौक थे उस तरह से अलग अलग दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में ये चले गए।
2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में नहीं बदल पाई। ये 2 साल जो एक साथ रहे तो इतने करीब आ गए दिल से कि कभी भी ये आपस में एक दूसरे से दिलो जान से दूर नहीं हो पाए। भले ही दूर दूर रहे, क्योंकि सबका पेशा व्यवसाय किसी का अलग हो गया, कोई विदेश चला गया, कोई कहाँ नौकरी पा गया, कोई तो व्यवसायी बन गया, बिजनेसमैन बन गया, लेकिन फिर भी इनके दिलों में दूरी नहीं आई। जब विद्यालय में थे तो मकबूल ने ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई चिड़िया को अपनी स्लेट पर हूबहू बनाया, जिसे देखकर जो उनके ड्राइंग मास्टर थे वो बहुत प्रभावित हुए। और फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया। उन्होंने ये परिचय दे दिया कि उनके अंदर ये कला जन्म से ही है। इस तरह से उनके ड्राइंग मास्टर उनकी कला को देखकर बहुत प्रभावित हुए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर अब इसका दूसरा अंश शुरू होता है। दूसरा अंश है जो वो रानीपुर बाजार है, जहां इनके चाचा मुराद अली की दुकान थी। तो दुकान पर बैठकर उनसे अपेक्षा तो ये की जा रही थी कि वे दुकान पर बैठें और हिसाब किताब करें और जो भी आ रहा है उसको सामान भी दें और इस तरह से। लेकिन इनका मन जो था हुसैन साहब का, वो तो पेंटिंग की ओर ही लगा रहता था। तो दुकान पर बैठे बैठे ड्राइंग करते रहते थे, पेंटिंग करते रहते थे और आने जाने वाले जो लोग होते थे उनके चित्र बनाते रहते थे, जिनमें घूंघट पहने मेहतरानी गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे का स्केच, ये उन्होंने बनाए जो प्रमुख थे। फिर एक बार सिंहगढ़ फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल साहब को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। जब उन्होंने पोस्टर देखा, फिल्म थी सिंहगढ़, उसका पोस्टर देखा तो उस पर ऑयल पेंटिंग की गई थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने अपनी किताबें बेच दी और ऑयल कलर खरीदा। और जब इन्होंने किताबें बेची, ऑयल कलर खरीदा, तो इनके पिता को जब पता चला तो पिता इनके नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये समझा कि किस तरह से इनके अंदर का जो कलाकार है वो छटपटा रहा है और उनको साथ देना चाहिए अपने बच्चे का। और उन्होंने जब उन्होंने पेंटिंग बनाई मकबूल साहब ने, है ना, हुसैन साहब ने, तो उनके पिता ने उस पेंटिंग को देखा और उन्हें गले से लगा लिया। इस तरह से उन्होंने एक आदर्श पिता की भूमिका निभाई। फिर एक बार इंदौर के सराफा बाजार में लैंडस्केप बनाते समय इन्होंने बेंद्रे साहब को देखा, उनसे मुलाकात हुई, जो उस समय चित्रकला जगत के एक प्रसिद्ध हस्ती थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की, क्योंकि बेंद्रे साहब भी मकबूल में छिपी प्रतिभा को पहचान रहे थे। इस वजह से वो भी चाहते थे कि हुसैन साहब जिंदगी में आगे बढ़ें। उनके पिता से बातचीत की। मकबूल के पिता ने फिर मुंबई से विंसर न्यूटन, ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाए, जिससे वे पेंटिंग कर सकें, अपने जो कलाकारी है, अपनी पेंटिंग की जो प्रतिभा है उसे और बढ़ा सकें, निखार सकें। तो इस तरह से जिस तरह का उनका परिवार था, व्यवसायी परिवार था, और उनके पिता ने उन्हें उनका साथ दिया, उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने बेटे के लिए अपने पुरानी सारी मान्यताओं को नजरअंदाज कर दिया और अपने बेटे को जिंदगी में रंग भरने की इजाजत दे दी। उनके परिवार में ये कहीं कोई कलाकार इस प्रकार नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की इस कला को पहचाना और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारा मन करता है ड्राइंग करने का तो तुम वही करो। और उसके लिए उन्होंने देखिए इतनी दूर से मुंबई से उन्होंने, क्योंकि उनके क्षेत्र में तो ये ऑयल कलर, ऑयल ट्यूब्स वगैरह, कैनवास वगैरह नहीं मिलते थे, तो उन्होंने मुंबई से मंगाए। इस प्रकार ये हुसैन के जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जिन्होंने हुसैन को एक प्रसिद्ध कलाकार, एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए अब हम प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे?
इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। लेखक ने अपने 5 मित्रों के विषय में बताया है कि मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली छोटे कद का था और उसकी ठहरी हुई नजरें थीं। वह सुगंध का बहुत शौकीन था, यानी इत्र का शौकीन था। अरशद जो था उसका चेहरा हंसमुख था और वो गाना गाने का और खाने पीने का बहुत शौकीन था। नए नए व्यंजन उसको खाने का बड़ा शौक था, है ना। उसका जिस्म जो था वो बिल्कुल पहलवान के समान था। और हामिद कंबर हुसैन जो था वो बहुत खुश मिजाज था, बड़ी गप्पे मारता था और कुश्ती का शौकीन था। अब्बास जी अहमद का जो शरीर था वो गठा हुआ था और रंग खुला हुआ था उसका। उसकी आंखें ऐसी लगती थी जैसे किसी जापानी की आंखें हों, जिस तरह से जापानियों की आंखें होती हैं उसी तरह से उसकी आंखें थी। और वह जो था वो स्वभाव से बिल्कुल व्यवसायी के समान बातें करता था और वो आगे जाकर भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। अब्बास अली फिदा बहुत नरम लहजे का था और समय का बहुत पाबंद था और उसकी प्रकृति जो थी वो खामोश रहने की थी। वो ज्यादातर चुप रहता था, लेकिन हर वक्त पुस्तकें पढ़ने का उसको शौक था। हर समय पुस्तकें पढ़ता रहता था। और ये सभी जो थे वो अलग अलग व्यक्तित्व रखते थे, परंतु 2 साल जब ये नजदीक रहे तो आपस में इतनी दोस्ती हो गई, एक दूसरे के भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के व्यक्तित्व को वो इतना समझ गए कि जीवन भर वे दोस्ती निभाते रहे। भले ही दूर दूर रहे परंतु दिलों में गांठ नहीं पड़ पाई, क्योंकि ये भी कारण था क्योंकि किसी में अहम भाव नहीं था। खुले मन से आपस में सभी मित्र एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देते थे। अगला प्रश्न है, प्रतिभा छुपाए नहीं छिपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। बचपन में जब इन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाला गया हुसैन साहब को, तो वहां इन्होंने जब चिड़िया का स्केच बनाया, जब गांधी जयंती के अवसर पर इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर बनाई, तो उससे भी पता चल गया कि इनके अंदर प्रतिभा जन्मजात है ना। और इस तरह से उनकी प्रतिभा नहीं छुप पाई। और जब फिर रानीपुर बाजार में जब ये दुकान पर बैठे, चाचा मुराद अली की दुकान पर, तो इनसे अपेक्षा तो की जा रही थी भाई ये केवल बिजनेस में ध्यान दें, लेकिन वहां पर भी क्योंकि इनका मन तो कलाकार का था, वहां पर ही पेंटिंग्स बनाते रहे। आने जाने वाले लोगों की पेंटिंग्स बनाई इन्होंने, जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूँ। बुर्का पहने औरत की, पेंच वाली पगड़ी मजदूर की बनाई, और इस तरह से पठान की दाढ़ी, और ये इस तरह के इन्होंने स्केच बनाए। तो ये रोक नहीं पाए अपने आप को। इस तरह से पता चलता है कि जो प्रतिभा होती है वो कभी छिपती नहीं है। और जो बुर्का पहने औरत थी उसने देख भी ली थी इनकी तस्वीर, तो कि इन्होंने ये तस्वीर बनाई है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे किसी तरह से बातों में लगाकर, उसे थोड़ा सा लालच देकर उससे वो तस्वीर निकलवाई थी इन्होंने कि ये ना बता दे सबको। तो इस तरह से प्रतिभा कभी छिप के रह नहीं सकती है, वो सामने आती ही है। अगला प्रश्न है, लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? लेखक जन्मजात कलाकार था। जब बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में थे तो जब ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि वे भी अपनी अपनी स्लेट पर उसे बनाएं, तो मकबूल ने अपनी स्लेट पर हूबहू वैसी ही चिड़िया बना दी और उसे इसलिए 10 में से 10 अंक मिले। इससे पता चलता है कि वह जन्मजात कलाकार है। उनकी आत्मकथा के इसी अंश में हमें पता चलता है कि वे जन्मजात कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है? मकबूल को बिजनेस में, व्यवसाय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। उन्हें दुकान पर, चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठाया गया ताकि वो बिजनेस के, व्यवसाय के कुछ गुर सीखें, परंतु वहां पर उनका कलाकार मन जो था वो ड्राइंग और पेंटिंग में ही लगा रहता था, क्योंकि उनका ध्यान तो उसी तरफ रहता था। और वो दुकान के सामने से जितने लोग गुजरते थे उनके स्केच बनाते रहते थे। और इस तरह से उन्होंने घूंघट पहने मेहतरानी का, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी, पठान की दाढ़ी और माथे पर सजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे के स्केच बनाए।
और शाम तक जब उनको देखा जाए तो 20 स्केच वो बना लेते थे शाम तक। और लेकिन जब हिसाब किताब मिलाया जाता था दुकान पर तो वो भी पूरा मिलता था। यानी कि वो ये इतना ज्यादा समर्पित थे अपने कला के प्रति, अपनी पेंटिंग्स के प्रति, कि जो काम उन्हें दिया गया, दुकान पर बैठाया गया, तो उन्होंने वो हिसाब किताब भी पूरा रखा। जब हिसाब मिलाया जाता था पूरा हिसाब मिलता था। तो उन्होंने ये इसलिए किया कि ताकि किसी को उनसे शिकायत ना हो। ये एक बहुत महान गुण था उनके अंदर, और इस वजह से भी वो जीवन में आगे बढ़े। और इससे पता चलता है कि मकबूल के भीतर का कलाकार, है ना, दुकान पर भी अपनी अभिव्यक्ति करता था। अगला प्रश्न है, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताएं। प्रचार प्रसार के लिए पहले फिल्म के जो इश्तिहार होते थे, उनका जो एडवर्टीजमेंट किया जाता था, वो तांगे में ब्रास बैंड के साथ और शहर के गली कूचों से उसे निकाला जाता था, वहां से गुजारा जाता था, जिससे लोग बैंड बज रहा है और लोग सुन रहे हैं और लोग उस तरफ देख रहे हैं। और फिल्मी इश्तिहार जो थे वो पतंग के, जो पतंग होती है बहुत महीन कागज होता है, उसका बहुत रंगीन तो होता है, ये साथ साथ बहुत पतला कागज भी होता है, उस पर हीरो हीरोइन की तस्वीरें होती थी, छपी रहती थी, है ना। और इस तरह से कुछ इश्तिहार बांटे भी जाते थे लोगों को। जो इश्तिहार होते थे बहुत ऑयल पेंटिंग वगैरह में बने होते थे, बहुत आकर्षक रूप में होते थे, और इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता था। परंतु आज हम देखते हैं कि बहुत अधिक फर्क आ गया है। आज तो हम देखते हैं टीवी पर, रेडियो पर, विभिन्न चैनलों पर भी, है ना, और वीडियो फिल्में भी बनती हैं, और हम देखते हैं अखबार में भी होता है, कुछ होर्डिंग्स भी लगा दिए जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी हम देखते हैं, बहुत प्रचार किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि टीवी पर भी बड़े सारे शोज आते हैं, उसमें भी बीच बीच में विज्ञापन दिखाए जाते हैं। और अब तो फिल्मी कलाकारों को भी बीच बीच में कई रियलिटी शो में बुलाया जाता है। तो इस तरह से, और अब तो विज्ञापन के लिए बहुत सारी एजेंसियां भी बन गई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत अधिक फर्क आया है पहले और अब के जमाने में प्रचार प्रसार के, अगर हम तरीकों की बात करें तो। अगला प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है? कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले जमाने में बहुत अधिक अच्छा नहीं था, और वे लोग ये समझते थे कि कला को वही व्यक्ति अपनाता है जिसमें कोई और गुण नहीं होता। यानी लोगों का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित था। उनके जो विचार थे वो यही होते थे कि जो पुश्तैनी व्यवसाय चला रहा है, बच्चे को वही व्यवसाय अपनाना चाहिए, और बच्चों की अपनी रुचि, अपनी कला की कोई इतनी अहमियत नहीं होती थी। जो अभिभावक होते थे वो यही बस ये एक तरह से बंधन के रूप में बच्चों पर डाल दिया जाता था कि जो बाप दादा का जो व्यवसाय है बच्चे उसी को ही संभालें। और इसका कारण देखिए ये भी था कि पहले जो कला थी वो अमीरों की बपौती मानी जाती थी, राजाओं महाराजाओं की बपौती मानी जाती थी। तो जैसे संगीत, नृत्य वगैरह इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो राजा महाराजाओं के दरबार में ही होते थे। तो ये समझा जाता था कि ये विलासी जीवन से संबंधित है, और इस तरह के जो लोग होते हैं उनका चरित्र जो होता है वो अच्छा नहीं होता, ये लोगों की धारणा थी। वो ये नहीं सोचते थे कि कला जो है वो आम आदमी से सरोकार रखती है। परंतु अब लोगों के नजरिए में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब लोग कला को एक कैरियर के रूप में देखने लगे हैं कि इसको एक भविष्य में अपने रोजी रोटी का माध्यम बनाया जा सकता है, और कला को करियर के रूप में अपनाया जाने लगा है। आज के जमाने में माता पिता भी अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाते हैं, जिसमें बच्चे संगीत, नृत्य आदि की कुछ क्लासेस लेते हैं, कक्षाएं लेते हैं। और इस तरह से माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे की जो रुचि है, उसका जो शौक है वो विकसित हो, है ना। और अब तो आज के जमाने में तो बहुत सारी विभिन्न संस्थाएं भी खुल चुकी हैं। बहुत जगहों पर हम देखते हैं इस तरह का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। हम देखते हैं टीवी पर भी, रेडियो पर भी इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम भी आते हैं। इस तरह कलाकारों को बहुत अच्छे अच्छे इनाम भी दिए जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकार की तरफ से भी कलाकारों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है ना। तो बहुत बदलाव आ गया है अब। अगला प्रश्न है, मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की तुलना अपने पिता के व्यक्तित्व से कीजिए।
छात्रों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखें, क्योंकि आप अपने पिता के व्यक्तित्व को भली भांति जानते हैं, उनसे परिचित हैं। मैं नहीं जानती। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन का आपका कर देती हूँ, आपको थोड़ी गाइडलाइन दे देती हूँ, तो आप उस हिसाब से लिख लें। मकबूल के पिता जो थे वो एक आदर्श पिता थे। वो ये समझते थे कि एक आदर्श पिता वही होता है जो अपने बच्चे में छिपी प्रतिभा को पहचाने, उसे आगे बढ़ने का मौका दे, न कि पुराने संस्कारों को उसके ऊपर थोपे। और इस तरह से उन्होंने, मकबूल के पिता ने अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और उसके लिए उन्होंने अपने जो पुराने परिवार के जो पुराने संस्कार चले आ रहे थे उनको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने उसे पहले तो बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में दाखिल किया। फिर वहां जब देखा कि इस तरह से कि वो उनकी प्रतिभा आकार ले रही है ना, उन्होंने जब जिस तरह से चिड़िया का चित्र बनाया और उन्होंने महात्मा गांधी का बनाया तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर कलाकार है। फिर जब उन्हें बिठाया गया रानीपुर बाजार में दुकान पर चाचा मुराद अली की, तब उनको देखा कि इसके भीतर कितना बड़ा कलाकार छिपा बैठा है। तब उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। और कितनी बड़ी बात है कि उस समय जब उन्होंने ऑयल पेंटिंग के लिए ऑयल कलर्स खरीदने थे तो उन्होंने अपनी किताबें बेच दी थी हुसैन साहब ने। तो उनके पिता ने उन्हें डांटा नहीं, उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनका चित्र देखकर उन्हें गले से लगा लिया। हालांकि ये उन्होंने ठीक नहीं किया था, पर उन्होंने प्यार से समझाया, उन्होंने गले लगा लिया, क्योंकि उन्होंने उसके भीतर की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने समझा कि इसके अंदर जो कला है वही आगे और आकार पाने को और आगे विकसित होने को छटपटा रही है। और इस तरह से उन्होंने उसका साथ दिया। और वे समझते थे कि इसके अंदर जो कला छिपी है तो इस तरह से ये बहुत बड़ा नाम कर सकता है। और उन्होंने इसलिए उन्होंने मुंबई से उनके लिए कलर्स भी मंगाए, कैनवस भी मंगवाए। और इस तरह से वो बड़े उदार हृदय थे। उन्होंने अपने बच्चे की, अपनी संतान की इस तरह की गलतियां भी माफ की। जब उन्होंने किताबें बेची तो उन्होंने बड़े उदार हृदय थे, उसकी गलती भी माफ करी। कैनवस इतनी दूर से मंगाए। कितने अच्छे पिता थे, आदर्श पिता थे, उदार हृदय थे, है ना। और प्रोत्साहित करने वाले थे, अपने बच्चे को प्रोत्साहित करने वाले थे, उसका मार्गदर्शन करने वाले थे, उसे बढ़ावा देने वाले थे। तो इस तरह से उनके चरित्र की बहुत सारी विशेषताएं हम यहाँ पर देखते हैं। और छात्रों, इसी तरह से आप अपने पिता की व्यक्तित्व को भी देखें। आपके पिता भी जरूर आपका कहीं ना कहीं साथ देते होंगे, आपके अंदर कुछ और प्रतिभा भी जरूर होगी। आप जरूर कक्षा 11वीं के छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, आप हिंदी भी इस समय मुझसे पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होगी। कोई बच्चा कंप्यूटर्स में अच्छा होगा और कहाँ उसके पिता साथ देते होंगे। और लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर आपके घर में आपके माता पिता अगर आपको टोकते हैं कि क्योंकि अगर आप पढ़ाई में आपकी हर्जा नहीं आना चाहिए, आप पढ़ाई भी पूरी करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी कला को भी निखारें, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, तो आपके माता पिता को भी आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने पिता के व्यक्तित्व से उसकी तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, है ना, और उसको लिखिए। मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।